अच्छा, ये जो है क्वेश्चन 11 जो है, जी। इसमें वो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे बन सकता है? डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव, ठीक है, ऑप्शन ए वो बी और में कह नेगेटिव। सकता है नेगेटिव, और सी में कह सकता है मे बी बोथ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। देखो, जो पेपर आया था ना 2017 में, जी सर। वो वो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो एफएससी में से आए हुए थे। अब लोगों ने क्या किया, 2020 वाले पेपर में एफएससी को इतना तैयार किया, लेकिन सारा पेपर जी। एमएससी में से आ गया। जी ऐसे ही इसलिए छोड़ छोड़ कुछ नहीं सकते। जाहिर है पढ़ा हुआ है, तो दोबारा पढ़ लेंगे तो क्या होगा। है। जी। अच्छा, आगे वो कह रहा है, ये तो वही है ना प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इजी इजी चीजें है ना, इसको हम थोड़ा सा आगे ये स्किप करके ना आगे की तरफ चलते हैं। जी सर। ये लोग खुद भी देख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो मैट्रिक्स पे लग सकते हैं? तो जो पहले नंबर पे है, आप कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को। किसी भी रो को या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोई सी दो रोज को ऐड करके किसी तीसरी रो, कोई सी दो रोज को ऐड करके आप किसी अ, अ, दूसरी रो की जगह पे लिख सकते हैं, जैसे C1 और C2 को ऐड करके, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो C2 की जगह पे आप लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा रो ऑपरेशंस जो होते हैं। ये तो चले इंटरव्यू वाली बात है ना। रो इचेलॉन फॉर्म क्या होती है? A matrix is in row echelon form. Every zero रो, अगर कोई भी जीरो रो होगी तो वो सबसे लास्ट पे होगी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज occurring before the first non-zero element in each non-zero row is greater than the number of such zeros that appear in the preceding row. इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, हमने देखना है कि ये इचेलॉन फॉर्म में बनती है या नहीं। तो रिकॉर्डिंग कर लिया। बंद करता उन्हें बंद कर दिया। ये जरा आप म्यूट कर लें अपना। हाँ ठीक है। जैसे ये 1 0 0, करना क्या है, नंबर ऑफ जीरोज occurring बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो। जैसे ये पहली रो है, 0 0 1 0 0 0। अब पहली रो में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 से पहले पहले कोई भी जीरो नहीं है। अब इसके बाद जो भी रो आएगी, ठीक है, उसमें नॉन जीरो एंट्री से पहले पहले जीरोज की तादाद पहले आने वाली रो से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें कोई भी जीरो नहीं है 1 से पहले, और दूसरी रो में 1 से पहले दो जीरोज हैं, और तीसरी रो तो वैसे मैंने जीरो लिख दिया ना। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो इचेलॉन फॉर्म में है। ठीक है। रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म क्या होती है? पहले वो इचेलॉन फॉर्म में हो, फिर हर एलिमेंट जो लीडिंग कॉलम का है वो जीरो ना चाहिए, एक्सेप्ट द लीडिंग एलिमेंट। अब ये देखा जाए, ये लीडिंग एलिमेंट है ना, तो इस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, इसमें कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है। इसमें जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, और उस 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट के आगे जीरो। हाँ, अगर यहाँ पे हम अगर इस 1 को हम जीरो कर दें,
इसको हम 2 कर दें, ठीक है, तो अब ये देखना है कि क्या ये इचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि ये जो इसने यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इन ईच कॉलम इज 1, ये, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0, तो ये भी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। अगर यहाँ पे भी 1 हो फिर भी ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें पहली रो में नंबर ऑफ जीरोस 1 से पहले पहले कोई नहीं है, दूसरी रो में नंबर ऑफ जीरोस इस 1 से पहले पहले एक जीरो है, और तीसरी रो में ये 2 जीरो है। ठीक है, कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं पूछना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ना, वो नॉन जीरो रोज होती हैं इन इचेलॉन या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। जैसे ये देखें 1 है ना, तो इस 1 से पहले कोई भी जीरो नहीं है, पहली रो कवर हो गई। अब दूसरी रो में चलते हैं, दूसरी रो में देखा तो ये 1 है और इस 1 से पहले एक जीरो है, मतलब के जीरोस की तादाद ज्यादा हो गई है, दूसरी रो भी कवर हो गई। और बाकी 2 रोज तो वैसे ही जीरो रोज है, तो जीरो रोज को हम सबसे बॉटम में लिखते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? इचेलॉन फॉर्म हो गई। ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म होती अगर इस 3 की जगह पे भी क्या आ जाता? जीरो आ जाता। अगर इस 3 की जगह पे जीरो आ जाता तो ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म हो जाती। अब इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? 2, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका फार्मूला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ये है कि अगर कोई उसमें कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उस अयोटा को माइनस योटा से चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है अयोटा 0 1 1, तो इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी? ऊपर बाहर आ जाएगा और अयोटा को माइनस योटा से चेंज कर देंगे, माइनस योटा 0 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वही होता है, कॉन्जुगेट फाइंड करके बाद में ट्रांसपोज। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी? अगर कॉन्जुगेट फाइंड करके उसका ट्रांसपोज करें और दोबारा से मैट्रिक्स ए आ जाए, ये हर्मिशियन होगी। और स्क्यू हर्मिशियन ये है कि अगर कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करें और आंसर माइनस ए आ जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0, ये 3 by 3 मैं लिख रहा हूँ, A33। अब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे? ये जो आई जे थे, हमेशा देखा जाए तो आई की वैल्यू जो है ना वो लेस और इक्वल टू जे है। देखे ना, 1 1 1 2, तो 1 is less than 2, 1 3 1 is less than 3। तो ये भी एक फार्मूला है, अपर ट्रायंगुलर हो तो आई इज लेस और इक्वल टू जे, और अगर लोअर ट्रायंगुलर हो, अगर ये 3 जीरोज यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएं और ये वाली एंट्रीज यहाँ पे आ जाएं, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएंगी तो ये A21 हो जाएगा, ये A31 और ये A32, तो वो आ जाएगा आई इज ग्रेटर और इक्वल टू जे। ग्रेटर और इक्वल टू जे होगा तो ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर, और लेस और इक्वल टू जे होगा तो अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। फार्मूला मैंने बता दिया, ये शायद मल्टीपल चॉइसेस में उसने बताया भी होगा, ये याद रखना है। ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक का फार्मूला वही है, ट्रांसपोज करने तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया।
उसके बाद अगर एसिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका स्केयर सिमेट्रिक रहेगा हमेशा। ये सॉल्व भी किया हुआ है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप इसमें से देख लेना। असल में मेरे लेक्चर का ये मकसद होता है कि आपको थोड़ा सा चलाना, कि आप लोग चल जाएं और फिर बाद में आप करते रहें। अब इसका रैंक देखें, नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 1 2, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। इसका रैंक देखें पहले नंबर पे ये देखना है कि ये इचिलोन फॉर्म में है या नहीं। मेरा ख्याल है कि इसका आंसर 1 और इसके सारे नीचे क्या आने चाहिए थे, 0। अच्छा, पहली एंट्री से पहले कोई 0 नहीं है, फिर 0 है, फिर भी इसको पहले उसमें ले जाते हैं ना, इचिलोन फॉर्म में। इचिलोन फॉर्म में आ जाएगा, रो 3 को रो 1 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 1 0 और 0। अब ये देखें अब ये इचिलोन फॉर्म इसकी बन गई है। इस फॉर्म में इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, सिर्फ एक रो ऐसी है, ये पहली रो जो नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। कभी कभी वो इचिलोन फॉर्म में देता है, कभी कभी नहीं देता। ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया है, क्योंकि रूल्स का पता है ना, मैंने अभी आपको बताए हैं कि 1 से पहले तो कोई 0 आ नहीं सकता। 0 0 वाली को वैसे ही आप नीचे ले जाएं, ये -1 ऊपर आ जाएगा। अब 1 के नीचे सारे 0 होने चाहिए थे ना, तो जो -1 है उसको भी हम 0 बनाएंगे। उसके बाद आ गई है मल्टीपल चॉइसेस है, ये आप देख लेना। अब नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, सारे ही 0 है ना, तो इसमें नॉन जीरो रोज तो कोई भी नहीं है। तो जब नॉन जीरो रोज नहीं होगी तो फिर उसका रैंक कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो रो है ही नहीं इसमें। आगे ये फार्मूलाज है, ये आप देख लीजिएगा। ये डायगोनल के दो फार्मूलाज हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है कि ए आई जे किसी स्केयर मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, तो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल सेट टू बी अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल। डायगोनल एंट्रीज को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली एंट्रीज देखें। तो ऊपर वाली एंट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट रिलेशन आ जाएगा ना, आई इज लेस देन जे। अपर ट्रायंगुलर अगर डायगोनल को निकाल देंगे तो फिर उसको बोला जाएगा अबव, अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल। बिलो द डायगोनल के लिए आई इज लेस देन जे होगा। ठीक है, ये इधर थोड़ा सा ना रॉन्ग हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेटर देन जे, एक मिनट, ये है लेस देन, हाँ ठीक है, यही है, आई इज लेस देन जे और आई इज ग्रेटर देन जे। डायगोनल नहीं होगी क्योंकि इक्वालिटी को निकाल दिया है, जाहिर है। जब 1 1 को शामिल नहीं करना, ए 1 2 को शामिल नहीं करना, 2 2 को नहीं करना, ए 3 3 को नहीं करना, तो फिर वो डायगोनल एंट्रीज को निकाल देंगे। अगर देखा जाए तो ये जो एंट्रीज है ये कौन सी मैट्रिक्स बनती है, अपर ट्रायंगुलर बनती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो ये ये स्केलर नहीं है, ये डायगोनल भी नहीं है, हाँ लेकिन ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्केयर मैट्रिक्स है। अब अगर ये देखा जाए तो ये लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर, और ये, हाँ, अब ये अबव द डायगोनल भी है और ये बिलो द डायगोनल भी है। अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये अबव और बिलो दोनों ही है। तो डायगोनल एंट्रीज कब सेम होती हैं, जब आई और जे सेम हो। बाकी ये 2 4 मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये आप देखिएगा।
अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें आ रहा है, ये हमें पेपर में भी आया था ना, ये जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है ना पीपीएससी का, उसमें इसमें से आया था एक क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस अगर इक्वल टू जीरो, ठीक है, और अगर नॉन जीरो होगा तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। ये ये वाला क्वेश्चन आया था। आपके पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसका सोल्यूशन कब होगा? अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक, ठीक है, वो सेम हो। ये सोल्यूशन पता लगवाने का तरीका है। ये एक पहली बात हो गई। फिर when number of equation is equal to number of variables, जैसे कि तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जी है ना, एक्स वाई जी 2x + 3y +4z, ये एक इक्वेशन इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह इस दूसरी भी लिख लें और तीसरी भी लिख लें, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल होंगे, तो उसके बाद सॉल्यूशन आपका यूनिक आएगा अगर रैंक ए और रैंक ए बी सेम होंगे। अगर रैंक ए और रैंक ए बी सेम होंगे तो सॉल्यूशन आपके पास यूनिक आ जाएगा। बुक में से इसको देख लेते हैं ना, इसमें और भी चीजें हैं देखने वाली इसी टॉपिक में। ये सारी चीजें बुक में भी है। ये एफएससी पार्ट 1 की बुक है, आप देख सकते हैं। ये तीन इक्वेशंस हैं आपके पास, तीन वेरिएबल्स में, जैसे ये 1 2 और 3, ये तीन इक्वेशंस हैं। तो क्योंकि ये K1 K2 K3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा इफ द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज इनफिनिटली, मतलब कि सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट है। जब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगली बात, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। बहुत से लोगों को इन दो जो है ना कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर ये इनकंसिस्टेंट है। आप सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सिस्टम है, ये जो है ना, ये मैट्रिक्स ए है और ये जो है ये मैट्रिक्स बी है। अब सबसे पहले नंबर पे आप क्या करें? ए बी, इसका ना रैंक, इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करें। ये उसने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करने के बाद कहाँ पे गया है, एक मिनट। मेरा ख्याल है वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। अब अगर इसको देखा जाए, इसका रैंक कितना है? रैंक ए, तो ये आपके पास आ जाता है नॉन जीरो रोज कितनी है? 2, तो 2 आ गया।
अब इस पूरी मैट्रिक्स को देखना है। अगर इस पूरी मैट्रिक्स को देखा जाए तो रैंक ए बी क्या होगा, वो हमारे पास आ रहा है नॉन जीरो रोज, कोई तीनों रोज नॉन जीरो है ना, क्योंकि इसमें एंट्री 4 भी इंक्लूड हो गई है। पहले ये 0 0 थे सिर्फ ए के लिए, लेकिन जब इस पूरे को इन्वॉल्व किया है, तो इसका रैंक हो गया 1 2 3। अब ए का रैंक और ए बी का रैंक जो है ना आपस में, ये फर्क है ना इसमें, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो ये मिलता है, a system is consistent and has infinitely many solutions if the ranks of the coefficient matrix and the augmented matrix of the system are equal, but the rank is less than the number of variables in the system. क्योंकि 3 वेरिएबल थे और ए का रैंक 2 है, वेरिएबल की तादाद 3 है और रैंक 2 है, 2 इज लेस देन 3, तो यहां से हमें ये नतीजा मिलता है कि सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो सॉल्यूशंस है वो, सॉरी, यहाँ इसको देख लेते हैं। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर इक्वल। हाँ, नतीजा ये निकलता है बट के बाद जो लिखा हुआ है, द रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम इन द केस ऑफ सिस्टम 3। सिस्टम 3 कहाँ पे है? हाँ, टोटल 3 सिस्टम थे ना, 1 2 और 3। ये हमने पहले स्किप कर दिया था, इनको देखना पड़ेगा। सिस्टम 1 का जब उसने रैंक वगैरह कैलकुलेट किया है, ये उसने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी, स्टेप 1 स्टेप 2 3 4, और करते करते वो यहाँ पे पहुंच गया। अब ए का रैंक कितना है? 3। ए बी का रैंक भी 3, तो दोनों का रैंक सेम है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी और मैट्रिक्स ए का भी। जब दोनों का रैंक सेम होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। ये जो की पॉइंट बनता है ना, वो मैं लिख देता हूँ। रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी, तो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब दूसरे नंबर पे ये वाला सिस्टम है, ये आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, ये रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं इस पे, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसमें क्या है, अगर मैट्रिक्स ए को देखा जाए तो जो इसका रैंक है वो 2 है, और अगर इस पूरे को देखा जाए तो भी रैंक 2 है। तो यहाँ से क्या हो गया, दूसरे नंबर पे जो रैंक ए है वो इक्वल है रैंक ए बी के, बट लेकिन जो रैंक है ना दोनों का, रैंक ए एंड रैंक ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल तो 3 है। देखे ना, वेरिएबल हमारे पास कितने थे सिस्टम में, एक्स वाई जी थे, टोटल 3 वेरिएबल्स थे। ए का रैंक भी 2 है और ए बी का रैंक भी 2 है, दोनों का रैंक तो सेम है लेकिन वेरिएबल्स की तादाद से कम है। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, वी विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गौर करने वाली है। दोनों का रैंक सेम है और नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल है, तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। दोनों का रैंक सेम है और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे।
हालांकि इधर भी कंसिस्टेंट है और इधर भी कंसिस्टेंट है। अब अगली बात यह है कि अगर रैंक रैंक ए इक्वल ना आए रैंक ए बी के, तो क्या होगा? जैसे ये तीसरा सिस्टम था, ये हम देख रहे थे। ये तीसरा सिस्टम आ गया, रैंक ए 2 है और रैंक बी 3 है। जब दोनों रैंक डिफरेंट होंगे तो आपके पास सोल्यूशन नहीं आएगा। ये तीसरा पॉइंट है, सोल्यूशन नहीं आएगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना हो तो वो पूछ सकता है। क्यों अहमद रजा, पूछना है कुछ? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर है सब। चलो सही है। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है, 2x + 3y इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो होता है 0 0। इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा भी इसका सॉल्यूशन होगा। आप x की जगह पे पुट कर दें -3 और y की जगह पे पुट कर दें -2। 2 × -3 + 3 × -2, तो ये दोबारा से 0 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2। ये जो सोल्यूशन है ये नॉन ट्रिवियल है, ये जो सोल्यूशन है ये ट्रिवियल है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ये उसने इधर कह दिया है पहले मल्टीपल चॉइस में कि जो ट्रिवियल सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का वो 0 0 0 होता है। अगर 0 0 होगा 2 इक्वेशंस का सोल्यूशन तो भी वो ट्रिवियल होगा। उसके बाद अब ये आपके पास सिस्टम है, इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लें, ए बी, ठीक है, और सी डी, सी डी, और यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई और इक्वल आ जाएगा 0 0 के। सॉरी, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। जी सर। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या नाम है, सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। तो इसका आप जी पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि इसका जो है ना डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है AD - BC। SPC। ठीक है, तो AD - BC अगर तो 0 हो जाए, ठीक है, AD - BC अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट। आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। इस पे हम दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई नतीजा नहीं हमें मिल रहा। वो ये है कि आप इसको ना इचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इचिलोन फॉर्म में ये कैसे बनेगी? इस ए इसका पहले आप रैंक कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इस पूरी जो इक्वेशन है ना, इसको ए पे डिवाइड कर देते हैं ना, 1b/a, ठीक है, B over A। और इसको सी पे डिवाइड कर देते हैं, 1d/c।
उसके बाद माइनस कर लेते हैं इनको। 1 1 और बी ओवर ए तो चले ऐसे ही आ गया। 1 - 1 आ गया 0। तो डी ओवर सी -b/a। माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। जी सर। तो अब आप इसको 1 बनाने के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। ए सी इसका आ जाएगा एलसीएम। तो ए डी माइनस बी सी आ जाएगा ना इसकी जगह पे। -bc। हाँ, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बन रही है ना वो ये बन रही है 1 बी ओवर ए 0 ए डी माइनस बी सी ओवर ए सी। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं 1। ठीक है, तो इस पूरे कॉलम को इससे डिवाइड कर लेते हैं ना। तो बी ओवर ए इज डिवाइडेड बाय, ये पहली एंट्री को मैं इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ ए डी माइनस बी सी, और ए सी को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जी। और नीचे 1 आ जाएगा ना, मतलब कि 1 और बी सी ओवर ए डी माइनस बी सी और 0 1 आ गया। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है आपने। तो इचिलॉन फॉर्म, वैसे अगर यहाँ इसको, ये जो मैंने 2 स्टेप्स किए हैं ना एंड में, इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी इचिलॉन फॉर्म इसकी देख सकते हैं कि ये इचिलॉन फॉर्म में है। तो जो इसका क्या नाम है अभी ये मैट्रिक्स ए है, ए का रैंक 2 है, ए का रैंक। और वैसे भी ये होमोजेनियस सिस्टम है ना, तो आपको अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए। एक सॉल्यूशन जो है इसका ट्रिवियल है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि क्या नाम है ये, कि सॉल्यूशन यूनिक होता है जब ए और ए बी का रैंक सेम हो। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है वो वैसे ही 0 0 है। सेम। ठीक है, तो ए ए बी को तो छोड़े ना आप। अब 2 वेरिएबल्स है ना, इसमें वेरिएबल्स की तादाद कितनी है? 2 वेरिएबल्स हैं। और जो ए का रैंक है, ए का रैंक मस्ट बी लेस देन 2। तो 2 से लेस तब हो सकता है जब उसकी जो सेकंड रो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपके पास, ये अगर इसकी सेकंड रो की जो एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएंगी, तो क्या होगा कि इसका जो रैंक है ना वो 2 से लेस हो जाएगा। जब रैंक 2 से लेस हो जाएगा तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब है कि पहला सॉल्यूशन तो ट्रिवियल था, बाकी तो सारे नॉन ट्रिवियल होंगे ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब इसका जो सेकंड रो है वो 0 हो जाएगी, मतलब कि जो रैंक है वो 2 से लेस हो जाएगा। ये बड़ा जो है ना कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। तो जब इसको आप 0 पुट करेंगे, ए डी माइनस बी सी ओवर ए सी, ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ये देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये सारा इसके पीछे जो है ना चक्कर था। ठीक है, पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? नो सर, समझ आ गई सारी। ठीक है, तीसरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अभी आगे जी भी सर। करते हैं ना काम। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ मीटिंग का। ठीक है, जी सर। मैं दोबारा सेंड करता हूँ। जी सर।